मोहनदास और चमेली गरीब किसान थे। उनके खेतों में चावल की फसल उगा करती थी, पर उसके गांव के जमींदार बहुत ही लालची थे। वो किसानों से चावल कौड़ियों के दाम में खरीदते थे। अरे मोहनदास, तेरे खेतों के चावल तो बहुत ही साधारण हैं। तू भी दूसरे किसानों की तरह बासमती या अन्य कोई और महंगे चावल उगा। आप तो जानते ही है ठेकेदार जी, महंगे चावल को महंगा खाद भी लगता है। जो पैसे मिलते हैं उससे मैं अपना घर चलाऊं या महंगे बीज और खाद खरीदूं। खैर ठीक है, तेरे इस चावल का दाम तो बस 10 रुपए होगा। ठीक है ठेकेदार जी, जो भी होता है वो दे दीजिए। ठेकेदार के आदमियों ने चावलों को तौला। ये तो 30 क्विंटल है मालिक। 30 क्विंटल मतलब 3000 किलो। 10 रुपए के दाम से इनके हुए 30,000 रुपए। हाँ ये लो। ये 30,000 रुपए मोहनदास के पूरे साल की कमाई थी। उसे इतने पैसों में ही पूरा एक साल काटना था। मोहनदास अपनी फसल में से आधा अनाज अपने घर में रख लेता था, इसीलिए उन्हें साल भर चावल की कमी नहीं होती थी। ये लो चमेली, इन पैसों से दाल की बोरी ले आओ और कुछ राशन भी ले लेना। इस बार क्या हम घर की मरम्मत करवा पाएंगे? हाँ करवा तो सकते हैं। 30,000 रुपए मिले हैं। ठीक है, तो घर की छत की मरम्मत करवा ही लेते हैं। हाँ ठीक है। मोहनदास ने अपने घर की मरम्मत का काम करवाना शुरू किया। मोहनदास भाई, मुझे नहीं लगता कि 8,000 रुपए में आपके घर का सारा काम हो पाएगा। तो फिर कितना खर्च होगा? कम से कम 10,000 रुपए होगा, तब जाकर पूरा घर बरसात से सुरक्षित हो पाएगा। छत की मरम्मत करनी है, भरनी करके घर की ऊंचाई भी बढ़ानी है। इन सब में कम से कम 10,000 रुपए तो लग ही जाएंगे। ठीक है, आप काम शुरू कीजिए। मोहनदास ने कॉन्ट्रैक्टर को 10,000 रुपए दे दिए और उसके घर का काम शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में मोहनदास और चमेली के घर की मरम्मत हो गई। घर तो ठीक हो गया और अब हमारे पास एक साल के लिए 20,000 रुपए हैं, जिससे हमें अपना पूरा साल खर्चा चलाना है। आप चिंता मत कीजिए, हम राशन थोड़ा सस्ते वाला खरीदेंगे और किसी भी तरह अपना गुजारा निकाल ही लेंगे। हाँ पापा, अब कम से कम इस बरसात हमारे घर में पानी से कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है। चमेली ने सामानों में बदलाव किया। उसने दाल की मात्रा बढ़ा दी और अब से वो लोग हफ्ते में 1 या 2 दिन ही ताजी सब्जियां खाया करते थे। चमेली, कल रविवार है ना, तो कल तुम बैगन की सब्जी बनाना। अरे नहीं, आजकल बैगन बहुत महंगे हैं। कल मैं सोच रही हूँ कि आलू की सब्जी बनाती हूँ। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। पैसे बचाने के लिए चमेली सस्ती सब्जियां बनाती थी और मोहनदास और मोनिका भी बिना कुछ बोले वो सब्जियां खा लेते थे। वो जानते थे कि उनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब थी। फिर मोहनदास ने फिर से फसल बोई और फसल पर काम करने लगा। यहाँ मोनिका भी अपने स्कूल जाती रही और ऐसे ही करते करते 10 महीने बीत गए। अब बस 2 महीने बचे थे नई फसल की कटाई में। एक दिन मोनिका घर आई और बोली, माँ, 2 दिन बाद मेरी स्कूल पिकनिक पर जा रही है दूसरे गांव। वहाँ पर मेला लगा है, क्या मैं भी जा सकती हूँ? बेटा, तू जानती है ना कि पैसों की कितनी तंगी चल रही है। भला तेरी पिकनिक के लिए पैसे कहाँ से लाएं हम? माँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस यूं ही घूमकर आ जाऊंगी। जाने दो ना बच्ची को, वैसे भी हम उसे कहीं घुमा ही नहीं पाते हैं। मोहनदास ने अपनी बेटी के हाथ में 50 रुपए का नोट रखा। इससे तू अपने लिए कुछ खरीद लेना बेटा। थैंक यू पापा, ठीक है। मोनिका खुशी खुशी वहाँ से चली गई। आप तो जानते ही हैं कि पैसों की कमी चल रही है, तो मोनिका को 50 रुपए क्यों दे दिए? हम कैसे माँ बाप हैं, हम अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दिलवा सकते। कम से कम उसे पिकनिक भेज दें
इसीलिए मैंने उसे 50 रुपए दिए हैं। वैसे हमारी मोनिका बहुत समझदार है। अगर आप उसे पैसे नहीं भी देते तो भी वो कुछ नहीं बोलती। जानता हूँ, लेकिन वो भी तो बच्ची है ना, उसका भी तो मन होता होगा ये खाने का वो खाने का, इसीलिए मैंने उसे पैसे दे दिए। एक दिन उसकी भी तो ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। चलिए ठीक है। 2 दिन बाद मोनिका अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर चली गई। यहाँ उसकी सारी सहेलियाँ झूलों पर खेल रही थीं और अपनी मर्जी के अनुसार चीजें खा रही थीं। अरे मोनिका, चल वो देख, मशहूर चटपटी खट्टी मीठी पानी पूरी। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, तुम लोग जाकर खा लो। अरे कैसी लड़की है, पानी पूरी के लिए मना कर रही है। मोनिका का भी बड़ा मन था कि वो भी पानी पूरी खाए, पर वो जानती थी कि उसके पास पैसे कम हैं और वो उन्हें खर्च नहीं करना चाहती थी। इन पैसों से मैं घर के लिए कुछ खरीद लूंगी, पापा और माँ के साथ मिलकर खाऊंगी। तभी मोनिका का ध्यान एक बैगन के ठेले पर गया। पापा को तो बैगन बहुत पसंद है और कई महीनों से हमारे यहाँ बैगन भी नहीं खाया गया। आज मैं बैगन ही घर लेकर जाती हूँ। काका, ये बैगन कितने के हैं? अरे बिटिया, 60 रुपए के सिर्फ 2 बैगन ही हैं। आजकल बैगन बहुत महंगे हैं। लेकिन मेरे पास तो बस 50 रुपए ही हैं। मेरे पापा को बैगन बहुत पसंद है। ठीक है बिटिया, तुम 50 रुपए के ही बैगन ले लो। मोनिका ने खुशी खुशी उस सब्जी वाले को 50 रुपए दे दिए और वो बैगन खरीद लिया। यहाँ उसकी सारी सहेलियाँ चूड़ियाँ और खिलौने खरीद रही थीं, पर मोनिका ने बैगन खरीदे। वो बैगन लेकर मोनिका जल्दी से घर आई और माँ से बोली, ये लो माँ। अरे ये क्या है बेटी? पापा ने मुझे जो 50 रुपए दिए थे ना, उससे मैंने बैगन खरीद ली है। सब मिलकर खाएंगे। मोहनदास और चमेली को अपनी बेटी मोनिका पर बहुत गर्व था। चमेली रसोई में गई। इस बैगन की सब्जी बनाओ या पकौड़े, इनको तो दोनों ही बहुत पसंद है। काश हमारे पास 4 बैगन होते। चमेली के ऐसा बोलते ही उसके सामने 4 बैगन आ गए और चमेली चौंक गई। अरे ये कैसी माया है? ए जी, मोनिका। जब दोनों वहाँ पर पहुँचे तो अपने सामने 4 बैगन देखकर वो हैरान रह गए। माँ, एक बार और कोशिश करो। काश मेरे पास 10 बैगन होते। चमेली के इतना बोलते ही तुरंत उनके सामने 10 बैगन प्रकट हो गए। अरे ये तो जादुई बैगन है, इससे जितने भी बैगन मांगो ये उतना दे देता है। अब हमारी गरीबी जल्द ही दूर हो जाएगी। काश मेरा पूरा घर बैगन से भर जाए। पल भर में ही पूरा घर बैगन से भर गया। मोहनदास और चमेली भी अब बैगन को भी बेचकर पैसे कमाने लगे। उन लोगों की गरीबी खत्म हो गई। मोनिका के जादुई बैगन ने उनकी किस्मत ही बदल दी। जादुई बैगन की वजह से फिर कभी मोहनदास के परिवार को कभी पैसों के लिए किसी का मोहताज नहीं होना पड़ा और वो एक साथ हंसी खुशी रहने लगे। वो अपनी बेटियों से बोली, इस बुढ़ापे में मैं सारा दिन खेतों में मजदूरी करके पैसे कमाती हूँ और तुम सभी सारे पैसे अपने खाने में ही खर्च कर देती हो। साथ ही तुम सातों घर का कोई काम भी नहीं करती हो, वो भी मुझे ही करना पड़ता है। कम से कम इस बुढ़िया का तो ख्याल करो। तुम सबको मेरे साथ खेतों में काम करके अपनी माँ की मदद करनी चाहिए, लेकिन तुम सबको तो जरा भी शर्म नहीं आती। अरे माँ, अब फिर से शुरू हो गई? चुप रहो। अरे मेरे कान दुख रहे हैं। सुनो माँ, तुम्हारा ये रोज रोज का भाषण सुनकर हमारा सर दुखने लगता है। जाओ जल्दी खेत में काम के लिए, देर हो रही हो आप। हे ऊपर वाले, लगता है तूने ये 7 बेटियां देकर मेरी जिंदगी नर्क बना दी। ये सभी बहुत ही मतलबी हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं तो माँ हूँ, मुझे इन्हें पालना ही पड़ेगा। पता नहीं जब मैं नहीं रहूंगी तो इन 7 काम चोरों का क्या होगा।
इसी तरह जब भी मनोरमा उन्हें कुछ भी समझाती तो वो सातों बहनें हमेशा अपनी माँ की बातों को इग्नोर कर दिया करती थीं। उसके बाद मनोरमा खेतों में काम करने के लिए चली जाती है। इस तरह से दिन बीत रहे थे, लेकिन उन सातों बहनों की खाने की आदत और आलस बिल्कुल भी खत्म नहीं होता। फिर एक दिन अचानक बाहर बहुत तेज बारिश होने लगती है और बिजलियाँ भी कड़कने लगती हैं। लेकिन फिर भी बेचारी मनोरमा को खेतों में काम करना पड़ता है कि तभी काम करते समय मनोरमा के ऊपर बिजली गिर जाती है। इतनी खतरनाक बिजली से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। मनोरमा के मरने के बाद उसकी सभी सातों बेटियों की भूखे मरने की नौबत आ जाती है, क्योंकि वो सभी एक नंबर की आलसी और कामचोर थीं और उनका भूख से बुरा हाल था। फिर वो सातों लड़कियां अपनी भूख को शांत करने के लिए लोगों से भीख मांगना शुरू कर देती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी भीख नहीं देता है। जब से हमारी माँ मरी है तब से हमारी जिंदगी नर्क बन गई है। हम तो दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। अब हमारे साथ पता नहीं क्या होगा, हमें खाना कहाँ से मिलेगा। अब तो हम भूखे ही मर जाएंगी। चलो पास के जंगल में चलते हैं, मैंने सुना है वहाँ पर फलों के बहुत सारे पेड़ हैं। अरे हाँ जल्दी चलो, नहीं तो मेरी जान ही निकल जाएगी। उसके बाद वो सातों बहनें पास के जंगल की ओर जाने लगती हैं। जब वो जंगल में पहुँचती हैं, तो उन्हें सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। तो वो सभी बहनें उस पेड़ के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। तभी वो पेड़ उनसे बोलने लगता है, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम सबकी बुरी हालत देखकर मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है, इसीलिए मैं तुम सबकी मदद करना चाहता हूँ। उसके बाद वो जादुई पेड़ सातों बहनों के सामने कुछ फल गिरा देता है और कहता है, ये सारे जादुई फल हैं, इन्हें तुम खा लो। उसके बाद तुम सभी के पास 7 जादुई साड़ी आ जाएंगी, जिससे तुम जब चाहे तब ढेर सारा खाना प्रकट करके खा सकती हो। ये सुनकर वो सातों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और उसके बाद वो एक एक करके सारे फल खाने लगती हैं। सारे फल खाने के बाद अगले ही पल उन सातों के पास जादुई साड़ियाँ आ जाती हैं और वो सभी परियों की तरह खूबसूरत बन जाती हैं। ये चमत्कार देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। उसके बाद वो सभी उस जादुई पेड़ का शुक्रिया अदा करके अपने गांव वापस लौटने के लिए निकल जाती हैं। फिर अगले दिन से वो सभी बहनें अपनी जादुई साड़ी की शक्ति से ढेर सारा खाना प्रकट करती हैं और पूरा दिन अच्छे अच्छे खाने मंगाकर उन्हें खाने लगती हैं। इसी तरह एक दिन वो सभी अपने घर के बगीचे में स्वादिष्ट खाना खा रही थी। तभी वहाँ से एक छोटा सा भीख मांगने वाला लड़का जा रहा था, जो कि कई दिनों से भूखा था। जब वो उनके घर के पास आता है और इतने स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। तभी वो उन सातों बहनों के पास खाना मांगने के लिए जाता है। दीदी, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लगी है, दया करके मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। अरे तू कौन है और हमारे घर के अंदर कैसे घुस गया? अगर तूने खाना नहीं खाया तो हम क्या करें? हमने तेरा ठेका ले रखा है क्या? चल भाग यहाँ से। अरे यहाँ खड़े होकर हमारे खाने को नजर लगा रहा है? चल इसी वक्त भाग जा, वरना मैं तेरी आंखें निकाल लूंगी। प्लीज दीदी, दया करके मुझे थोड़ा सा ही खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे एक बार कह दिया ना, नहीं देंगे खाना तो चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरी बहुत पिटाई करेंगे। लेकिन वो लड़का वहाँ से नहीं जाता और उनसे खाना मांगने के लिए मिन्नतें करने लगता है। ये देख उन सभी बहनों को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दीदी मुझे चक्कर आ रही है, मुझे थोड़ा सा ही खाना दे दो, प्लीज दीदी, दे दो ना दीदी। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो बहनों, शुरू हो जाओ। उसके बाद वो सभी बहनें मिलकर उस छोटे लड़के की पिटाई करने लगती हैं।
तभी ये सब कुछ उनके पड़ोस में रहने वाली शिवानी नाम की लड़की देख लेती है और उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। फिर वो जल्दी से दौड़ती हुई उनके घर पर आ जाती है और उस छोटे से गरीब लड़के को उन बहनों से छुड़ा लेती है। तुम सब मिलकर इस गरीब और मासूम लड़के को मार रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये बेचारा तुमसे थोड़ा सा खाना ही तो मांग रहा है। हाँ तो ये मांगेगा और हम खाना इसे दे देंगे। अगर तुझे इतना ही शौक है तो इसे अपने घर पर लेकर जा और जितना खिलाना है उतना खिला। तभी वहाँ पर गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर सभी लोग शिवानी की बात से सहमति जताते हुए उन सभी बहनों को भला बुरा कहने लगते हैं। उसके बाद सभी लोग उन्हें बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर शिवानी उस लड़के को अपने घर पर ले जाती है। अरे बेटा, तुम तो इतने छोटे हो, तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? और तुम भीख क्यों मांग रही हो? दीदी, मैं जब 3 साल का था तभी मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए थे। अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं भीख मांग कर ही अपना गुजारा करता हूँ। अब से तुम और मैं अनाथ नहीं है। आज से मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुम मेरे भाई हो। हम दोनों एक साथ मिलकर रहेंगे। चलो अब तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। ये सुनकर वो गरीब लड़का बहुत खुश होता है और आराम से वहाँ पर बैठ जाता है। फिर शिवानी उसे खाना देती है और वो भर पेट खाना खाता है। यहाँ दूसरी तरफ उन सभी बहनों को गांव वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आज इन गांव वालों ने हमें बहुत भला बुरा कहा है, हमें इन्हें सबक सिखाना चाहिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो जादुई साड़ी है इससे तो सिर्फ खाना ही प्रकट किया जा सकता है। चलो हम सब एक काम करते हैं, उस जादुई पेड़ के पास चलते हैं और उससे और भी जादुई फल मांगकर खा लेंगे ताकि हमारे पास और भी जादुई साड़ियाँ आ जाएं। उसके बाद हम इन गांव वालों को सबक सिखाकर इनकी अकल ठिकाने लगाएंगे। फिर वो सातों बहनें फिर से उस जादुई पेड़ के पास पहुंच जाती हैं। सुनो जादुई पेड़, हमें गांव के लोगों को सबक सिखाना है, इसीलिए तुम हमें ऐसी जादुई साड़ियाँ दो जिससे हम गांव वालों की पिटाई कर सके, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत भला बुरा कहा है। अरे नहीं नहीं, ये तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? मैं लोगों के अच्छे कामों में मदद करता हूँ, बुरे में नहीं। मैं इस बुरे काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तुम सब यहाँ से वापस चली जाओ। पेड़ की ये बात सुनकर उन सातों बहनों को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे ये जादुई पेड़ तो हमारी बात ही नहीं मान रहा, चलो हम इसे ही काट कर फेंक देते हैं। फिर वो सातों बहनें उस जादुई पेड़ के चारों तरफ खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो जादुई पेड़ को छूने जाती हैं, कि तभी उन्हें बिजली का झटका लगता है और वो सभी जमीन पर मुंह के बल गिर जाती हैं। मैंने तुम सबकी मदद करके बहुत बड़ी भूल कर दी। तुम सब बहुत ही मतलबी और जालिम हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो जादुई पेड़ उन सातों बहनों पर ढेर सारे पत्थरों की बारिश करने लगता है। अरे मर गई रे, मेरा सर फूट गया। अरे कोई बचाओ मुझे, अरे मेरी टांग टूट गई, कोई तो बचाओ मुझे, अरे उठाओ मुझे। फिर वो जादुई पेड़ उन सभी बहनों की जादुई साड़ियाँ छीनकर उन्हें पहले की तरह मोटी और बदसूरत कर देता है। चलो भागो यहाँ से, वरना मैं तुम सबकी जान ले लूँगा। फिर वो सभी बहनें जादुई पेड़ से डरकर वहाँ से भागने लगती हैं। फिर जादुई पेड़ अपनी आंखें बंद करके शिवानी के बारे में सब कुछ पता कर लेता है और अपनी जादुई शक्ति से उसके घर के सामने एक जादुई साड़ी और खजाने से भरा एक बक्सा प्रकट कर देता है। फिर शिवानी जैसे ही अपने घर से बाहर आती है तो इतना सारा खजाना और साड़ी को देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये सुंदर सी साड़ी किसकी है और ये इतना सारा खजाना?
चलो इसे अंदर लेकर चलती हूँ। फिर शिवानी वो साड़ी और खजाना लेकर अपने घर के अंदर आ जाती है। ये देखो भाई, मुझे घर के बाहर ये सुंदर सी साड़ी और इतना सारा खजाना मिला है। पता नहीं ये किसका है। शिवानी के इतना बोलते ही वो जादुई साड़ी बोलने लगती है। हेलो शिवानी, मैं जादुई साड़ी हूँ और मुझे जादुई पेड़ ने तुम्हें दिया है। अब तुम गरीब नहीं रहोगी। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो तुम मुझसे मांग सकती हो। बस जल्दी से मुझे पहन लो। ये सुनकर शिवानी और उसका छोटा भाई बहुत खुश हो जाते हैं। फिर जल्दी से शिवानी उस जादुई साड़ी को पहन लेती है। हे जादुई साड़ी, हमें एक सुंदर सा घर दे दो जिसमें मैं और मेरा भाई सुकून से और आराम से रह सकें। शिवानी के इतना कहते ही जादुई साड़ी अपना कमाल दिखाती है और उसके छोटे से घर को एक आलीशान घर में बदल देती है। शिवानी के अच्छे कर्मों की वजह से उसकी जिंदगी बहुत खुशहाल हो जाती है और वो अपने भाई के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। और इस तरह उन सातों घमंडी बहनों को उनके किए की सजा मिल जाती है। उस दिन के बाद से वो सभी बहनें सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा करने पर मजबूर हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है। हीरपुर नाम के एक गांव में रागिनी और अदिति अपने माता पिता के साथ रहती थीं। उसके पिता शहर में एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करते थे। उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। दोनों बहनें शहर के एक अच्छे से स्कूल में पढ़ती थीं। रागिनी दिल की बहुत अच्छी लड़की थी, वहीं अदिति बहुत ही घमंडी और एक मतलबी लड़की थी। उसे हमेशा दिखावा करना बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत सारे पैसे स्कूल लेकर जाती थी और सारे पैसे अपने दोस्तों में उड़ा देती थी। एक दिन उसके माता पिता कहीं जा रहे थे, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। जब ये बात दोनों बहनों को पता चलती है तो वो दौड़ी दौड़ी अपने माता पिता से मिलने जाती हैं। उनके पिता की उसी समय मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन माँ की अभी आखिरी सांसें चल रही थी। बेटा, हम दोनों अब हमेशा के लिए जा रहे हैं, इसीलिए तुम दोनों बहनें हमेशा साथ रहना। बेटा रागिनी, अदिति अभी बहुत छोटी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम उसे माँ की कमी कभी भी महसूस नहीं होने देना। उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना बेटा। इतना कहकर उसकी माँ भी वहीं का दम तोड़ देती है। कुछ दिनों बाद उनके बचे हुए पैसे भी खत्म हो जाते हैं। अरे, अब तो हमारे बचे हुए पैसे भी खत्म हो चुके हैं। अब मैं क्या करूं? दीदी, माँ ने मेरी जिम्मेदारी आपके हाथों में दी है। अब कुछ भी करो, मुझे नहीं पता। मैं ये गरीबों वाली जिंदगी बिल्कुल नहीं जी सकती। आपको तो पता है ना मेरे कितने महंगे और बड़े बड़े शौक हैं। बहन, तू परेशान मत हो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं कुछ न कुछ काम ढूंढ ही लूंगी। रागिनी हर जगह जाती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद उनके घर का मकान मालिक उनके घर पर आता है और उनसे कहता है, सुनो लड़कियों, जल्दी से मेरा घर खाली कर दो। मेरा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है। तुम्हें 3 महीने हो गए हैं, तुमने अभी तक मेरा किराया नहीं दिया। अंकल जी, हमें इस घर से मत निकालिए अंकल जी। हम दोनों बहनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी अंकल जी। अपनी बकवास बंद कर। तुम दोनों जल्दी से ये घर खाली कर दो, बस, नहीं तो धक्के मार कर घर से बाहर कर दूंगा। दोनों बहनें रोते रोते अपने गांव चली जाती हैं और अपने पुराने घर में रहने लग जाती हैं। रागिनी एक अच्छे स्कूल में अपनी बहन अदिति का एडमिशन करवा देती है और खुद स्कूल नहीं जाती। रागिनी को अपने गांव में नौकरानी का काम मिल जाता है। साथ ही साथ रागिनी सिलाई का भी काम करती थी। वहीं उसकी बहन अदिति अभी भी बिल्कुल पहले जैसी ही थी। अरे, तुम सबको पता है, पहले मैं शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन मुझे गांव बहुत पसंद है। शहर में इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, इसीलिए मैंने अपने पापा को कहा कि मुझे गांव लेकर चले। इसीलिए मैं गांव आ गई। अरे वाह, फिर तुम तो बहुत अमीर हो अदिति।
इस गांव में सबसे अमीर शायद तुम ही हो। और नहीं तो क्या, सबसे अमीर यहाँ मैं ही हूँ। अदिति के नए नए खर्चे अब बढ़ते ही जा रहे थे। वो हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनती थी और दोस्तों के साथ घूमती रहती थी। एक दिन अदिति स्कूटी से अपने स्कूल जा रही थी। तभी उसकी बहन रागिनी उससे कहती है, अरे गुड़िया, मुझे अपने स्कूल के पास छोड़ देना। स्कूल से बाजार बस थोड़ी ही दूर है, मुझे कुछ कपड़े लेने हैं। ओहो दीदी, आपके अंदर से कितनी गंदी बदबू आती है, छी। लेकिन चलो कोई नहीं, लेकिन थोड़ा सा हट के बैठना। चलो। दोनों बहनें स्कूटी पर बैठकर चल देती हैं। स्कूल आने पर रागिनी और अदिति स्कूटी से नीचे उतरती हैं। तभी अदिति की सहेलियां उसे देख लेती हैं और उससे पूछने लगती हैं, अरे अदिति, ये स्कूटी पर तुम्हारे साथ कौन है? अरे ये मेरी काम वाली बाई है। इसकी ना थोड़ी तबीयत खराब है आज, इसीलिए मैंने यहाँ उतार दिया इसे। वाओ अदिति, तुम कितनी अच्छी लड़की हो। तुम अपने साथ साथ अपने नौकरों का भी कितना ख्याल रखती हो। गुस्से में रागिनी वहाँ से चली जाती है। स्कूल के बाद जब अदिति घर आती है, अदिति, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बड़ी बहन को नौकर बोलती हो तुम? ओहो, इसमें शर्म की क्या बात है दीदी? अरे आप नौकर ही तो हो, नौकर को नौकर नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं? गुड़िया, मैं तेरे ऊपर कितना खर्चा करती हूँ, तेरी हर जरूरत को पूरा करने की पूरी कोशिश करती हूँ, और तू मेरे साथ इस तरह व्यवहार करती है। हाँ तो कोई एहसान नहीं कर रही हो आप, समझी? ये आपकी जिम्मेदारी है। माँ ने मरते समय ये जिम्मेदारी आपको दी थी। मेरा ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। इतना कहकर अदिति वहाँ से चली जाती है। रागिनी दिन रात काम करते करते अब बहुत बीमार हो चुकी थी। अदिति, मुझे हॉस्पिटल लेकर चल बहन, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। अरे दीदी, खुद चली जाओ ना, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, मुझे उनके साथ पार्टी में जाना है। मेरे पास अभी बिल्कुल भी समय नहीं है। इतना कहकर अदिति वहाँ से चली जाती है। रागिनी अकेले ही हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर रागिनी का चेकअप करते हैं और बोलते हैं, बेटा, आपको तो कैंसर है, आपके इलाज के लिए बहुत खर्चा आएगा। आप जल्दी से अपना इलाज करवा लो, नहीं तो कुछ अनहोनी हो सकती है। नहीं डॉक्टर, मुझे इलाज नहीं करवाना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है डॉक्टर, थैंक यू। इतना कहकर रागिनी अपने घर वापस आ जाती है। इसी तरह काफी दिन और बीत जाते हैं। एक दिन अदिति की सहेली तन्वी उसके पास आती है। अरे अदिति, कुछ दिनों बाद मेरी बहन की शादी है, उस शादी में तुम्हें जरूर आना है। और हाँ, शादी में सबको लहंगा और कंगन पहनना है, इसीलिए तुम भी लहंगा और कंगन पहन कर आना। वैसे भी तुम तो बहुत अमीर हो, तुम तो सबसे सुंदर और सबसे महंगा ही लहंगा और कंगन पहन कर आओगी। अरे पैसों की कमी थोड़ी ना है मेरे पास, तुम चिंता मत करो, मैं लहंगा और कंगन पहन कर ही आऊंगी। सबसे सुंदर और ब्रांडेड लहंगा और कंगन मेरा ही होगा। अदिति अपने घर जाती है और अपनी दीदी से बोलती है, दीदी, मुझे जल्दी से कुछ पैसे दे दो, मुझे अपने लिए ब्रांडेड लहंगा और कंगन खरीदना है। मेरी फ्रेंड की बहन की शादी है, मुझे उसमें लहंगा और कंगन पहनकर जाना है। अदिति, मेरे पास पैसे नहीं है बहन, थोड़े पैसे थे, वो मेरी दवाई और इलाज में खर्च हो गए। अरे आपको दवाई लेने की क्या जरूरत थी दीदी, मुझे तो आप कहीं से भी बीमार नहीं लगती। अरे इतनी हट्टी कट्टी नजर आती हो, फालतू में ही फिजूल खर्ची करती रहती हो। मेरी चीजों के लिए तो आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। मैं सच बोल रही हूँ बहन, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, तेरे लिए लहंगा खुद सिल देती हूँ और माँ का कंगन भी दे देती हूँ। अरे आपने मुझे अपनी तरह गवार समझा है क्या, जब मैं आपका सिला हुआ घटिया लहंगा और माँ का पुराना कंगन पहन कर जाऊंगी? सब मुझ पर कितना हंसेंगे, ये पता है आपको। गुस्से में अदिति अपने कमरे में चली जाती है और रागिनी पूरी रात बैठकर एक सुंदर सा लहंगा सिल देती है और अपनी माँ का कंगन भी रख देती है। अगले दिन अदिति फिर से पैसे लेने आती है। अदिति, मेरी बहन, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चल बहन। ओहो, ये ड्रामे करना बंद करो और चुपचाप पैसे दो मुझे। रागिनी कुछ भी नहीं बोल पाती।
तभी अदिति गुस्से में रागिनी को धक्का दे देती है और रागिनी जमीन पर गिर जाती है और गुस्से में अदिति वहाँ से चली जाती है। अदिति जब शाम को घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसकी बहन रागिनी मर चुकी थी। अब अदिति पूरी तरह से अकेली रह जाती है। धीरे धीरे उसका सारा खाने का सामान और पैसे भी खत्म हो चुके थे। अब वो जगह जगह खाना मांगने लगी थी, लेकिन कोई भी अदिति को अब खाना भी नहीं देता था और ऊपर से उसके सभी दोस्त उसका मजाक भी उड़ाने लगे थे। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आपने हमेशा मेरी सारी शर्तें पूरी की, लेकिन मैंने कभी भी आपको इज्जत नहीं दी। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। एक दिन अदिति अपनी बहन का सिला हुआ लहंगा और कंगन भी पहन लेती है। आज अगर दीदी होती तो मेरे लिए कितना अच्छा अच्छा खाना बनाती, मेरे साथ बैठकर खाना खाती। आज मुझे इतनी जोर से भूख लगी है, कोई मुझे खाना भी नहीं देता। क्या करूं मैं भगवान, क्या करूं? तभी उस लहंगे से एक आवाज आती है, मेरी बहन, मैं यही हूँ और ये एक जादुई लहंगा है, ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। उसके बाद से अदिति खुशी खुशी उस जादुई लहंगे के साथ रहने लग जाती है। अब अदिति लहंगे की सहायता से गरीब लोगों की मदद करने लगी थी और खुशी खुशी अपनी बहन के लहंगे के साथ रहने लगी थी।